गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज जो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है ये आपके सेकंड टर्म के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं बोर्ड के 2021 और 22 को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जा रही है। इस एक वीडियो के अंदर मैं पूरा आपका सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर ये लेंथी होती है यानी आधे घंटे से ज़्यादा की होती है तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ आप सिलेबस देख पा रहे होंगे। ये आपका देखिए उर्दू कोर कोर्स का सिलेबस है जिसका कोड रहता है आपका 303, जिसमें आपकी नई आवाज़ और धनक 2 किताबें चलती हैं। ठीक है, इस बार आपका पेपर 120 मिनट का होगा और 40 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, ये देखिए सेकंड टर्म का सिलेबस है बोर्ड के एग्ज़ाम का। तो देखिए पहले हम कुछ जनरल जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलेबस को देखेंगे। तो देखिए बेटा आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमें पेपर कैसे लिखना है या पेपर लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए बेटा आपको पता है उर्दू हम लोग बैक साइड से शुरू करते हैं, है ना। तो पहले आप फ्रंट पेज पे अपनी सारी जो भी डिटेल्स है उन्हें फिल कर देंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से यानी बैक साइड से आप कॉपी को उल्टा करेंगे और उधर से ही लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि आप उर्दू इधर से नहीं लिखेंगे, इधर से लिखेंगे। ठीक है, कभी कदार आप लोग बोर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अक्सर आपके जो वहाँ पे बोर्ड में इंचार्ज टीचर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं या उन्हें नहीं पता होता है कि उर्दू कहाँ से है, किधर से लिखी जाती है, तो वो आपसे कहते हैं इधर से ही लिखो, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको आता है पहले आप उन्हें अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको आप 2-3 बार पढ़िए। आपको क्लियर हो जाएगा कि सवाल पूछा क्या जा रहा है आपसे, फिर आप उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आपको आंसर्स देने हैं। ठीक, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे आपको पहले पता है कि आपको इबारत वगैरह आएगी यानी कि जो आपके इक़्तिबास आएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है 2 गैर दरसी इक़्तिबास आएंगे जिसमें एक नसरी होगा और एक शेरी होगा, यानी ऐसे इक़्तिबास जो आपकी किताब से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, ये 5 मार्क्स के होंगे, इसमें 5 सवाल होंगे जिनका आपको जवाब देने होंगे, ऊपर पैराग्राफ पढ़ के जवाब देने होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यही हिस्सा याद दोबारा लिखा है कि इसमें से भाई सवाल दिए जाएंगे जिनके आपको जवाब देने होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई 2 आपके दरसी इक़्तिबास आएंगे, है ना, जिसमें आपको क्या देने होंगे, आपको सवाल जवाब देने होंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं आसानी से। दरसी इक़्तिबास में एक शेरी होगा और एक आपका नसरी होगा जिसमें आपको मतलब 5 क्वेश्चन होंगे जिसके आपको जवाब देने होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए नसरी एक शेरी आपको इक़्तिबास दिए जाएंगे, वही चीज़ें यहाँ पे आपको इस पे जवाब देने होंगे। और अगर इससे तशरीह वगैरह आती है तो आप देख लेंगे, वरना वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला दिया गया है कि कुछ आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, उन शॉर्ट नोट्स में से आपको कुछ करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दरसे किताब से मुतालिक सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल 2 और 3 नंबर के होंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको ना शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे, जैसे ड्रामा क्या होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, साथ के साथ हम पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा ड्रामा क्या होता है, ड्रामे के ऊपर मुख्तसर नोट लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो ड्रामे को देखते हैं। देखिए बेटा मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं डिटेल में पढ़ाने बैठ गई, लेकिन आप जैसे मोटी मोटी चीज़ें जान लीजिए। ड्रामा जो लफ्ज़ है वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है ना, और इसके मानी क्या हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है देखिए अब मैं आपको बताऊं, ये भी लिखा जाता है लेकिन इसमें एक फ़र्क है नावल अफसाने से, एक फ़र्क है वो ये कि इसको स्टेज पे पेश किया जाता है। ठीक है, यानी ये नाटक होता है, इसे करके दिखाया जाता है, इसे खेला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दास्तान नावल अफसाने के मुकाबले में जो ड्रामा होता है वो हकीकत के करीब होता है। ठीक है, और इसमें किरदार होते हैं जो आपके सामने होते हैं, जो आपको चलते फिरते नज़र आते हैं। ठीक है, नावल में दास्तान में अफसानों में भी किरदार होते हैं लेकिन वो सिर्फ लिखे हुए होते हैं, उन्हें आपको पढ़ना होता है, जबकि ड्रामा आपके सामने पेश किया जाता है। ठीक है, पहले ज़माने में ये स्टेज पे पेश किया जाता था, नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, अब ये देखिए टेलीविज़न पे जो आपकी मूवीज़ वगैरह आती हैं वो उन्हीं ड्रामों का ही हिस्सा है, वही उसकी मतलब हम कह सकते हैं एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। ठीक है,
इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ड्रामे के अज़ाई तरकीबी क्या होते हैं। अज़ाई तरकीबी कहते हैं बेटा किसी की स्टेप बाय स्टेप चीज़, यानी कि अगर मैं कुछ मान ली मैं वीडियो बनाने बैठ गई, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मुँह उठा के वीडियो बनाने बैठ जाऊँगी कि कुछ भी बना दूँ, नहीं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि भाई हमें वीडियो बनाना किस मौजू पे है, बच्चे किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं उसे बनाने जा रही हूँ तो क्या मेरे पास जो मटीरियल है वो अवेलेबल है, क्या मैं उतना पढ़ा पाऊँगी बच्चों को जितना वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को काम करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। इसी तरह से जब हम ड्रामा लिखने बैठते हैं तो ड्रामे के लिए भी कुछ अज़ाई तरकीबें होती है जिनकी हमें प्लानिंग करना पड़ती है। जैसे सबसे पहले ड्रामे के लिए हमारे पास किस्सा होना चाहिए कि भाई हम किस कहानी पर लिखने जा रहे हैं, कोई कहानी हो हमारे पास। फिर उस कहानी के मुताल्लिक़ हमारे पास किरदार होने चाहिए, ठीक है। फिर डायलॉग्स होने चाहिए, फिर ख़याल होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई एक अच्छा सा मौजू हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको दिखाई जाए, है ना। फिर आराइश, संगीत, ये सारी चीज़ें मतलब ये आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। फ़िज़ा और माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लाट, किरदार, ये वही चीज़ें हो गई, ठीक है। मकालमों और मरकज़ी ख़याल, ये सब चीज़ों का होना लाजमी है, तभी आपका ड्रामा जो है वो एक कामयाब ड्रामा कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा उर्दू के ड्रामा के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में बता दिया गया है कि इसका आगाज़ जो है वो कहाँ से होता है। राधा कन्हैया की जो ड्रामा लिखा गया था उससे होता है, जिसे वाजिद अली शाह ने लिखा था। इसके बाद अमानत लखनवी ने इंदर सभा लिखा था उसी ज़माने में, जो ज़्यादा मशहूर हुआ था, है ना। ये छोटी सी पतली सी किताब है लेकिन बहुत अच्छा ड्रामा है ये। इसके बाद इम्तियाज़ अली ताज हो गए आपके, है ना, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन हो गए, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे, हबीब तनवीर हो गए, बहुत सारे ड्रामा निगार हैं और इन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। जैसे आगरा बाज़ार हो गया आपका, और बहुत सारे इंदर सभा हो गया, अनारकली हो गया, तो बहुत सारे इनके ड्रामे हैं, ठीक है। अलग अलग ड्रामे निगारों के अलग अलग ड्रामे हैं, ठीक। तो इस तरह से सिल्वर किंग हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि भाई कुछ और ड्रामा निगार हैं जिन्होंने अलग अलग ड्रामे लिखे हैं और इनके ड्रामे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक शॉर्ट नोट होता है आपके ड्रामे के ऊपर, जिसे मैंने बहुत मुख्तसर पढ़ाने की कोशिश की है। अब आप इसे अपने आप से पढ़ लीजिए, देखिए जो भी मटीरियल है वो आपके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए अब हमने ड्रामा तो पढ़ लिया, ड्रामे के बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक नॉवेल, ठीक है। तो चलिए नॉवेल को भी देख लेते हैं। अब देखिए ये है आपका नॉवेल, ठीक है। अब नॉवेल किसे कहा जाता है, देखिए ये भी एक तरह की, देखिए सबसे पहले आया है दास्तान। सबसे पहले क्या आई है, दास्तान, ठीक है। दास्तान बहुत तवील होती थी, इनकी 2, 4, 10, 15 जिल्दें हुआ करती थी। अब जब लोगों पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा कि उन कहानियों को पूरा मुकम्मल किया जाए तो उसे शॉर्ट कर दिया गया और उसे क्या कहलाया, नॉवेल कहलाया। नॉवेल हमारी हकीकी ज़िंदगी से करीब होती है बनिस्बत दास्तान के। दास्तान बिल्कुल माकूल फितरत बातें होती है, उसमें जिन और जिन्नात की रूह जो है वो आपको तोते में मिल जाएगी, है ना, अंगूठी घिसने से परी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें होती है जो हकीकत में कभी नहीं हो सकती, समझ रहे। लेकिन नॉवेल जो होती है वो हमारी ज़िंदगी के करीब होती है। और नॉवेल के भी अज़ाई तरकीबी होते हैं, क्या रहते हैं, प्लाट यानी कि कहानी होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, है ना, मकालमा होना चाहिए, नज़रिया हयात होना चाहिए कि किस मौजू पे हम उसे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बताते हैं 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में, यानी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं, जैसे ही मान लीजिए ये सर्कल है, ये हो गया 19वीं सदी है, तो ये 19वीं सदी का आधा हो गया और निस्फ़ आखिर यानी इस तरफ, है ना, यानी बिल्कुल ख़त्म होने पर ये शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे नावल लिखे गए, जिसमें सबसे पहला जो नावल हम कह सकते हैं वो हम कह सकते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद का मरातुल उरूस, है ना, तौबतुन नसूह, बैनुल वक्त, ये इनके बहुत सारे नावल थे, इन्होंने लिखे। इसके अलावा रतन नाथ शरशार ने लिखा था फसाना आज़ाद, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे नावल हैं। मिर्ज़ा हादी रसवा का उमराव जान अदा बहुत मकबूल हुआ था, ठीक है। और अब हम जिनके नावल सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं उसमें है प्रेमचंद, जिनके नावल बिल्कुल हकीकी ज़िंदगी से करीब है और उन्होंने अपने नावल में जो हीरो बनाया है वो देहात के लोगों को बनाया है ना। तो उनका सबसे मशहूर जो नावल है वो है आपका गोदान, ठीक है। इसके बाद प्रेमचंद के बाद अगर हम कृष्ण चंद्र की बात करें, असमत चुगताई, हयात अल्लाह अंसारी, है ना, बहुत सारे क़ुर्रतुल ऐन हैदर, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने अलग अलग तरह के नावल लिखे, ठीक है। हर किसी के नावल का मौजू अलग रहा, ठीक है, यानी कि कोई एक टॉपिक होता है ना जिसे हम बेस बना के लिखते हैं।
तो अगर हम बात करें प्रेमचंद ने अपना जो हम कहते हैं लीड रोल दिया, वो किसे दिया? गरीब किसानों को दिया। जबकि कृष्णचंद्र ने किसे दिया? कृष्णचंद्र ने दिया बड़े बड़े शहरों में जो मज़दूर तबका होता है, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर हो गए, उनको दिया कि उनका कैसे इस्तेसाल किया जाता है, किस तरह से उनका शोषण होता है, हिंदी में हम बोल सकते हैं, है ना। ऐसी असमत चुगताई हो गई या कुरतुलैन हैदर हो गई, इन्होंने बात करा है औरतों के मौजू पे, है ना, औरतों के नफ्सियात पे, या हम कह सकते हैं कि एक इंसानी नफ्सियात पे इन्होंने बात की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आप देख सकते हैं ड्रामा और नॉवेल दोनों हो गए। अब हम बात कर लेते हैं मसनवी की। देखिए मसनवी और नज़्म दोनों जो हैं ये आपकी शेरी सिन्फ हैं। क्या है? शेरी सिन्फ हैं। जबकि ये दोनों जो थे ये आपकी नसरी सिन्फ थे। ठीक है, इसको और डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है, इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड की जा चुकी है, बहुत पहले की थी वो मैंने अपलोड, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग इसकी मज़ीद वजाहत चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग मसनवी और नज़्म दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं कि मसनवी क्या है और नज़्म क्या है। देखिए बच्चों, मसनवी जो है वो कह सकते हैं कि अरबी ज़बान से लिखा है ना, जिसके क्या मतलब होते हैं? दो दो किया गया, है ना, यानी जिसको दो हिस्सों में तोड़ा गया। ठीक, अब मसनवी बताते हैं कि भाई ऐसे लगातार मुसलसल अशार होते हैं जिसमें हम किसी कहानी को पेश कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की कहानी को हम उसमें पेश कर सकते हैं। उर्दू में तवील मसनवियाँ बहुत सारी लिखी गई हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे फेमस है मीर हसन की सहरुल बयान। इसके बाद दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम है। इसके बाद जो शौक़ थे मिर्ज़ा शौक़ साहब, उनकी ज़ेर इश्क। ऐसी हाल ही के मना जाते बेवा, इकबाल की साक़ी नामा, ये कुछ मुख्तसर मसनवियाँ भी हैं। ठीक है, तो अब कहते हैं कि भाई मसनवी जो होती है, मैं आपको बता दूँ, मसनवी में हर तरह के हम मौजू को ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, इन सबको भी मैंने डिटेल से बता दिया है। वैसे एक बार फिर भी मैं यहाँ पे आपको वजाहत कर देती हूँ कि जब आपकी नज़्म लिखने की बारी होती है तो नज़्म भी आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, उसका टाइटल होता है ना। गज़ल नज़्म से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे? गज़ल जो है वो एक शेर में मुकम्मल होती है ना, उसका हर शेर मुकम्मल इकाई होता है, उसका कोई टाइटल नहीं होता है। इसी तरह से मसनवी की बात करें, मसनवी तसलसल से चलती है और इसमें कोई एक कहानी को ही बयान किया जाता है। इसके बाद अगर हम कसीदे की बात करें तो कसीदे में किसी की तारीफ़ या बुराई ही होती है। कसीदे में हम कोई कहानी बयान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बात करें मरसिए की, तो मरसिए में भी क्या होता है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसके मरने पर इजहार ख़याल किया जाता है गम का, कि भाई हमें बहुत अफसोस हुआ है उसके जाने का, वो शख्स ऐसा था, वो हमारे लिए इतना अजीज़ था, उस बात को हम बयान करते हैं, वो कहलाता है आपका मरसिया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब आपके शेरी हिस्सा है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें आपको डिटेल में समझाया गया है। अब लिखते हैं तवील मसनवियाँ आमतौर पर 8 अज्जाए होते हैं, यानी कि जब हम तवील मसनवी लिखते हैं तो उसमें 8 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम्दो मनाजात, यानी कि अल्लाह की तारीफ़। उसके बाद नात, यानी रसूलुल्लाह की तारीफ़। उसके बाद मनक़बत, यानी अहले बैत की तारीफ़। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका 4th जो टॉप पॉइंट रहता है, उसमें हाकिम वक्त की मदाह। मदाह का मतलब भी तारीफ़ होता है। ठीक है, हाकिम वक्त यानी जो भी उस वक्त का बादशाह है उसकी तारीफ़ की जाएगी कि भाई आप तो बहुत सखी हैं, आप तो बहुत दिलदार हैं, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप बहुत बहादुर हैं। ठीक है, इसके बाद अपनी शायरी की तारीफ़ की जाती है। ठीक है, कि भाई हम बहुत मायादार शायर हैं, बहुत मतलब तगड़े शायर हैं ना, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, हमारे जैसा शायर कोई दूसरा है ही नहीं इस दुनिया में, है ना, हमारी शायरी का मुकाबला ही नहीं कर सकता कोई। उसके बाद मसनवी लिखने का सबब, यानी ये मसनवी क्यों लिखी जा रही है। सबब का मतलब होता है वजह, है ना, ये मसनवी जो हम लिखने बैठे हैं इसकी वजह क्या है। जैसे अभी मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ, इसकी वजह ये है कि आपकी मदद हो सके, है ना, आप अच्छे से पेपर दे सके। 31 को आपका पेपर है, आप अच्छे से उसको करके आए, है ना। उसके बाद क़िस्सा या वाक़या, यानी जो भी क़िस्सा है वो आप शुरू कर देंगे। जो भी उसमें आप कहानी में क़िस्सा मतलब मसनवी के अंदर जो भी आप क़िस्सा सुनाना चाह रहे हैं उसको आप लिखेंगे। लास्ट में आपको ख़ात्मा करना है, यानी उसको ख़त्म करना, फिनिश करना है ना। आधी अधूरी बात पे तो हम उसे नहीं छोड़ सकते ना। तो ये सारे इसके अज़ाए तरकीबी हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह मिलें, लेकिन हाँ, जो तवील मसनवियाँ बादशाहों के ज़माने में लिखी जाती थी, अच्छा इसका एक मकसद ये भी होता था कि इनाम और इकराम हासिल किया जा सके बादशाहों से। ठीक है,
तो और ज़्यादातर ये मसनवियाँ जो होती थी वो इश्क़िया मसनवियाँ हुआ करती थी, लड़ाई झगड़े की या इस तरह से नहीं होती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है मसनवी। अब हम लोग देख लेते हैं ज़रा नज़्म को। देखिए वैसे तो ये नज़्म के बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि भाई इसमें जो है टाइटल होता है, इसमें पूरी नज़्म किसी एक मौजू पर चलती है। ठीक है, एक मरकज़ी ख़याल होता है और उसी को ही मतलब पूरा किया जाता है, कोई दूसरा मौजू, कोई दूसरी बात उसके अंदर नहीं आती है। इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग जहन में रखेंगे। इसके अलावा जो नज़्म होती है वो यहाँ देखिए आपको 2-3 टाइप की नज़्म दी गई है। पाबंद नज़्म दी गई है, नज़्म मुहर्रा दी गई है, आज़ाद नज़्म दी गई है और नसरी नज़्म दी गई है। ठीक है, तो ये आपके नज़्म के टाइप है, आप इन्हें पढ़ लेंगे कि भाई देखिए पाबंद नज़्म ऐसी होती है जिसमें बहर और काफ़ियों की तरतीब होती है। ठीक है, यानी आपको सारे मिसरे बराबर नज़र आएंगे, उसमें बहर भी होगा और काफ़िया भी होगा। अब आपने पढ़ रखा होगा ना रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो इसकी भी वीडियो अपलोड है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम नज़्म मुहर्रा की बात करें तो यहाँ लिखते हैं ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनके काफ़ियों की पाबंदी ना हो। ठीक है, यानी वज़न तो होगा लेकिन उसमें जो है आपके रदीफ़ और काफ़िया नहीं होगा। ठीक है, आज़ाद नज़्म में ना तो आपका काफ़िया होता है और ना ही इसमें वज़न बहर होता है। ठीक है, और नसरी नज़्म जो है, नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरों जो है आपकी नसरी सतहों से मुश्तमिल होती है। इसमें तो ना तो रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी होती है, ना ही वज़न बहर की पाबंदी होती है। क्लियर है, तो इसको आप लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट अगर आएगा तो आप लोग कर लेंगे। 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट आएगा तो कम से कम आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना होगा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ चारों चीज़ें पढ़ ली हैं। इसके बाद यहाँ आपको देखिए लिखते हैं कि दरसी किताब है उसमें से दिए गए नसरी असबाक के खुलासे आ सकते हैं, मरकज़ी ख़याल आ सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आएगा वो भी मैं आपको शेयर करूँगी अभी कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है। ये किताब वाली चीज़ें हम अभी बाद में करेंगे लास्ट में। अब हम यहाँ देख लेते हैं मज़मून निगारी या ख़त निगारी। ठीक है, अब आपको जो है मज़मून निगारी या खतूत निगारी आएगी तो खतूत आपके दोनों तरह के आ सकते हैं, कारोबारी भी आ सकते हैं और दफ्तरी भी आ सकते हैं, ज़ाती भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने ना 2 खतूत लिए हैं, आपको उनको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देती हूँ। अगर इस कोई भी ख़त आता है तो आपको लिखने का फॉर्मेट वही रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इसमें मैंने ना आपको एक लिखा है बुक सेलर के नाम ख़त। ठीक है, तो बुक सेलर के नाम आया, इस तरह का कोई भी ख़त आता है तो देखिए सबसे पहले आपको उनको मुखातिब करना होता है जो भी हैं। ठीक है, जिसके लिए भी ख़त है, उसके बाद उनका आपको एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सलाम दुआ करने के बाद ये बताना होता है कि भाई आप उर्दू की किताबें रखते हैं, जान पहचान 9वीं जमात की, 10वीं जमात की, जो भी आपको किताबें चाहिए वो आप यहाँ लिख देंगे और कहेंगे कि भाई आप ज़रा मुझे ये भेजने का मतलब कष्ट करें, हिंदी में बोलते हैं ना, उसी तरह से देखिए उर्दू में और हिंदी में और इंग्लिश में चीज़ें बिल्कुल सेम रहती हैं, बस लैंग्वेज की फ़र्क आ जाता है ना। वहाँ कष्ट कहेंगे, यहाँ कहेंगे भाई बराए करम आप ये भेजने की नवाजिश करें, है ना। तो इस तरह से इसको अरसाल करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक आपको मैंने दी है सेक्शन तब्दील कराने के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त कि भाई हमारा सेक्शन चेंज कर दिया जाए, हमारे सेक्शन में शैतान बच्चे हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, जो भी है वो आप बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले उनको यहाँ पे भी मुखातिब करते हैं प्रिंसिपल को, फिर अपना एड्रेस लिख देते हैं, नाम स्कूल का और एड्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ देखिए रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई गुजारिश ये है कि भाई मैं आपके स्कूल में 9वीं जमात का या कौन सी जमात का शागिर्द हूँ या तालिब इल्म हूँ, है ना, और मेरी क्लास में बच्चे बहुत शरारती हैं जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप बराए मेहरबानी बराए करम मेरा जो सेक्शन है वो तब्दील कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ भी ऐसा मुश्किल होगा जो आप लोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि भाई आपको मज़मून लिखने को आ सकता है तो यौम आज़ादी, मेरा पसंदीदा शायर या उस्ताद, है ना, मोबाइल के फ़ायदे या नुकसान और यादगार सफ़र। तो अब इसमें ये चीज़ ये आपके पास मौजूद होंगे, अगर हैं तो आप लोग इसे कर लेंगे, नहीं है तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक बता रही हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसको मैं आपको करा देती हूँ, अगर ये आता है तो आप इसे तो कर ही लेंगे एटलीस्ट। देखिए यहाँ मैंने आपका लिया है मेरा पसंदीदा शायर में गालिब को। ठीक है, देखिए आप मेरा पसंदीदा शायर या मेरा पसंदीदा उस्ताद या कोई भी मेरा पसंदीदा शख्सियत, अगर देखिए शख्सियत आता है तो शख्सियत में तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अब जैसे शायर आ गया
तो शायर में आपको सिर्फ शायर पर ही लिखना होगा। अगर उस्ताद आ गया तो आपको अपने किसी उस्ताद के ऊपर ही लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई टॉपिक आता है तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले आपको बताना है कि आप उससे पहली बार कहाँ मिले, वो आपको पसंद क्यों है, किस तरह से वो आपके लिए रहबरी का काम करता है, किस तरह से वो आपको मोटिवेट करता है ना। या इस तरह से गालिब के ऊपर दिया है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे गालिब के बारे में लिखते हैं तो हम उनके कुछ अशार कोड कर सकते हैं, है ना। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि भाई वो कब के शायर हैं, आपको क्यों पसंद है, उन्होंने ऐसा क्या कहा जो आपको वो इतने पसंद है। तो इस तरह से देखिए पूरा आपको मजमून दिखाया गया, वो कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या लिखा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दी गई हैं, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए ये आपको लिखा है निसाब की अगर हम बात करें तो दरसी किताब जो आपकी नई आवाज़ है उसमें हिस्सा नस्र में सबक 7 से 12 तक आ रहा है, यानी ज़रा फ़ोन कर लो से एक गधे की सरगुज़िश तक आ रहा है, ठीक है। और अगर हम हिस्सा नज़्म की बात करें तो आपकी 2 नज़्म, एक परछाइयाँ और दूसरा अपने घर का हालिया आपकी मसनवी है, ये आपकी नज़्म है। तो ये 2 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ का और ख़याल रखिएगा, इसमें मैंने थोड़ा सा अवॉइड कर दिया है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। आप शायर के बारे में या जो भी अदीब हैं उनके बारे में एक नज़र षानी कर लेंगे, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी टॉपिक अनटच नहीं रहना चाहिए। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम में आप अच्छे से पेपर दें, ठीक है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप लोग इसे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ लेते हैं आपकी बुक्स को। देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है जो आपके लास्ट में होते हैं उन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे अब आपका पहला सबक जो यहाँ पे दिया गया है ये सबक नंबर 7 है ना। टोटल आपके 12 सबक हैं, तो इसलिए आपको सबक नंबर 7 से सेकेंड टर्म स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है आपका ज़रा फ़ोन कर लूँ, ठीक है। यही आपका सबक है। अब इसके देखिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ये कि मुसन्निफ़ की बीमारी की खबर सुनकर किस से पहले कौन आया, है ना। सुनकर कौन आया सबसे पहले, तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे सही कर लेंगे कि सबसे पहले कौन आया। तो कौन आए थे, शेख नबी बख्श आए थे, ठीक है। इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो ये यहाँ पे जितने आपके क्वेश्चन हैं जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ें आपके साथ शामिल की गई हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो आप उनको देख लेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, मुसन्निफ़ के दोस्त ने मीर साहब से क्यों माजरत की। माजरत करना यानी माफ़ी मांगना, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। या ये वाला क्वेश्चन, मुसन्निफ़ के यहाँ किस किस तरह के टेलीफोन आते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो ये अक्सर रिपीट होते हैं, इसे आप देख लेंगे। इसके अलावा ये आपका जो ग्रामर का वक्त काम रहता है कवायद का, तो आप इसे देख लीजिए कि भाई जुमले बनाइए या फिर साबक़े लायक ये होते हैं या फिर खाली जगह को भरना होता है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे अब हम सेकंड चैप्टर की बात करें आपके, तो चैप्टर नंबर 8 है, ये 2 हिस्सों में बना। इसके 2 हिस्से हैं, ये गालिब के खतूत हैं असल में, है ना। 2 ख़त आपको दिए गए हैं यहाँ पे। तो हम इन्हें देख लेते हैं कि देखिए पहले ख़त में जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं आप इन्हें देख लेंगे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन के मेन साहब ने गालिब को मजरू की सेहत के बारे में क्या बताया, ठीक है। तो इस तरह के जो ये क्वेश्चन है ये अक्सर रिपीट होते हैं, आप इन्हें देख लेंगे। इसी के बाद इसको सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड है जो इन्होंने तेफ्ता के नाम ख़त लिखा है, तो ये उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, तो इन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है अक्सर। गालिब ने ख़त जो आपका लिखा है ख़त बुराम, है ना, भेजने की बात क्यों कही है। अच्छा, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका बड़े बोल का सर नीचा। ये एक अफसाना है।
तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको दिए गए हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको आंसर साथ में दे रही हूँ ताकि आप लोग सुकून से पढ़ सकें, कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये पूरा आपका टेक्स्ट बुक है, जितने भी टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन रहेंगे वो सारे यहाँ आपके लिए दिए गए हैं, तो आप लोग इन्हें पढ़ लेंगे। इसके अलावा बुक में जो ग्रामर का वर्क होता है वो भी यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इन्हें सबको डिटेल में मैं पढ़ा इसलिए नहीं रही कि बेटा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग घबरा जाओगे कि इतनी बड़ी वीडियो में हमने बना दी, ठीक है। तो ये होता है आपका बड़े बोल का सर नीचा, इसको आप पढ़ लेंगे, इसका खुलासा पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है फूलों वालों की सैर, ठीक है। तो फूलों वालों की सैर जो है ये किसने लिखा है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा है फूलों वालों की सैर। तो इसको आप लोग देख लेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ काफ़ी लंबे लंबे हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है, वो ये है, आखिरी मुग़ल बादशाह के दौर की दिल्ली की क्या खसूसियत थी। यानी आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था, बहादुर शाह ज़फ़र, है ना। बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में दिल्ली की क्या खसूसियात थी, दिल्ली कैसी थी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेंगे। और बाकी क्वेश्चन बहुत लंबे भी हैं और ये इतना ज़्यादा रिपीट नहीं किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जुलूस ने बादशाह से क्या इनाम पाया, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। बाकी क्वेश्चन तो आपके जर्नल है, ये आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका ड्रामा है, जो कि है आपका किसका, हबीब तनवीर साहब का, जिसका नाम है आगरा बाज़ार, ठीक है। तो अब इस ड्रामे को आप देख लेंगे कि भाई ये ड्रामा क्या है, ठीक है। आगरा बाज़ार, इसमें अकबर इलाहाबादी के बारे में ज़्यादातर बातें की गई हैं, तो आप देख लेंगे, ठीक है। ये बहुत लेंथी था इसलिए मैंने इसे डिटेल में पढ़ाया नहीं है। असल में ये चैनल अभी नया है, अभी मैंने 6 to 10 क्लास तक सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ा दिए। 11-12 के भी इंशाल्लाह इस बार पढ़ा दूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी करा दूँ। लेकिन अब आपका एग्ज़ाम आ गया था और चैप्टर्स हुए नहीं थे, और फिर आप लोग भी कह रहे थे कि मैम प्लीज़ कराइए, तो इसलिए मैं ये आप लोगों की वन शॉट में वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है उर्दू कोर का, जिसका कोड रहेगा आपका 303, ठीक है। तो अगर आपने 303 लिया है तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका 003 है, जिसमें गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू बुक है, तो वो भी मैं आपका अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़े से आगे पीछे हैं, वरना ग्रामर वगैरह जो है वो आपकी सबकी सेम है। तो आप ग्रामर को देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो ये आगरा बाज़ार के जो क्वेश्चन है इन्हें आप देख सकते हैं। वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो क्वेश्चन आपको समझना है। बाकी ये पूरा PDF मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमारा सनराइज़ स्टडी सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे PDFs मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला तो मैं अभी अपलोड कर ही दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हैं टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो इसे आप लोग कर लेंगे। ये हो गया आपका ड्रामा। अब आपका यहाँ पे लास्ट चैप्टर जो है वो है एक गधे की सरगुज़िश्त। ये एक नॉवेल से लिया गया हिस्सा है जिसे कृष्ण चंद्र ने यहाँ पे लिया है। ये आपका पूरा नॉवेल है एक गधे की सरगुज़िश्त। तो देखिए यहाँ पे आप इसे कर सकते हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको दुश्वारी आएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन और आंसर मैं आपके सामने रख दिए हैं, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप इसे कर सकते हैं। इसे रीड कर लीजिए, क्योंकि उर्दू में आप अगर एक बार आप रीड कर लेते हैं ना, फिर आंसर आप अपने आप से अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, गधे का क्या अंजाम हुआ, ये क्वेश्चन अक्सर देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आप इजीली अपनी तरफ से बना के भी कर सकते हैं, अगर आपने कहानी पढ़ी हो, वो क्वेश्चन अक्सर बेशतर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप इसे कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी नज़्म पे, जो साहिल लुधियानवी साहब ने लिखी है। ये एक तवील नज़्म है जिसका नाम है परछाइयाँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नज़्म का मरकज़ी ख़याल देख लीजिए। अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाई साहिल लुधियानवी साहब की जो नज़्म है परछाइयाँ, उसका मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए, ठीक है। तो पहले तो यही चीज़ है कि भाई आपको नज़्म आपने पढ़ी हुई होना चाहिए और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो कि नज़्म क्या थी। अगर मुझे वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं इन दोनों इसको नज़्म को और आपकी जो मसनवी है उसको दोनों को पढ़ा दूँगी डिटेल में आपको, अगर मिलेगा, प्रॉमिस नहीं करती हूँ।
अगर नहीं मिलता है तो आप इससे ही देख लेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस नज़्म में शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से पहले हिंदुस्तान में अमन और सुकून और खुशहाली थी। ठीक है, अंग्रेज़ों की आमद के बाद हिंदुस्तानी तहज़ीब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई। अंग्रेज़ों की दोगली पॉलिसी ने हिंदुस्तानियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। इंसान की बका और तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है और दुनिया में अमन कायम करना करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई इस नज़्म में अंग्रेज़ों के बारे में बताया गया होगा, अपने हिंदुस्तान का जिक्र किया गया होगा कि हमारा हिंदुस्तान कैसा था और अंग्रेज़ों की आमद के बाद उसमें क्या क्या तब्दीली आई, है ना। तो इसे आप देख लेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए आपके नज़्म से ही मुताल्लिक़ कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको आप देख लेंगे। शायर ने ज़मीन को किसके मानंद बताया है, तो यहाँ देखिए ख्वाबों की सरज़मीन के मानंद बताया है। लम्हों को छा कर कौन लाया है, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कौन लाया है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आंसर्स भी हैं आपके साथ में। और ये कुछ आपका ग्रामर का वर्क है। इसके बाद लास्ट जो आपका चैप्टर है वो अपने घर का हाल है, मसनवी है मीर तकी मीर साहब की। ठीक है, तो लिखा है, इस खराबी में मैं हुआ पामाल से शायर की क्या मुराद है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, फटाफट अपनी कॉपी पे चाहे नोट डाउन कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए वीडियो भी ज़्यादा लंबी हुई नहीं, अभी आपके 30 और 32 मिनट्स हुए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वन शॉट में ही कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग इसे कर लेंगे। तो ये रहा आपका नज़्म। अब देखिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ जो अक्सर कहानी का मरकज़ी ख़याल इस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस कहानी के मरकज़ी ख़याल को अपने लफ्ज़ों में लिखिए। ठीक है, अब ये जो आपका लिया गया है, ये लिया गया है बड़े बोल का सर नीचा से। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भाई देखिए जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो ये खाली आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, यहाँ लिखा होगा कि भाई बड़े बोल का सर नीचे जो कहानी है उसका मरकज़ी ख़याल अपने अल्फाज में बयान कीजिए। ठीक है, या इसका मरकज़ी ख़याल क्या है लिखिए। ठीक है, या इसका खुलासा बयान कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लैंग्वेज चेंज होगी तो आपको लिखना क्या है, वो यही लिखना है। ठीक है, तो देखिए लिखा है, इस कहानी का मरकज़ी ख़याल ये है कि हमें किसी को हक़ारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। छोटी मोटी नौकरी करके रोटी रोज़ी कमाने में शर्म की बात नहीं, बल्कि शर्म तो बाप दादा की दौलत पर फ़ख्र करने में आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इंसान ये सोचता है ना कि भाई हम रिक्शा पुलर हैं, या फिर हम छोटा सा ट्यूशन चला रहे हैं, या फिर हम एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, है ना। शर्म तो इस बात पे आना चाहिए जो घर बैठ के अपने बाप दादा की जायदाद को मतलब बहुत इजीली खर्च करते रहते हैं, उसे बनाने की नहीं सोचते हैं। आमदनी से ज़्यादा खर्च हमें इस मोड़ पर ला कर खड़ा कर देता है जहाँ से कोई साथी नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमारी आमदनी 10 रुपये और हम 12 रुपये खर्च करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, और उस वक्त हमारा कोई साथी भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें कभी भी बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए और किसी को हक़ारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, इस कहानी का खुलासा तहरीर कीजिए। ठीक है, ये आपका लिया गया है नॉवेल जो आपका है एक गधे की सरगुज़िश्त, उससे लिया गया है। ठीक है, तो ये इसका खुलासा यहाँ आपको दिया गया है कि गधे की सरगुज़िश्त क्या है, गधा किसको कहा गया है, रियल में कोई गधा है या किसी इंसान को गधा कहा गया है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म से लिया गया है कि इन नज़्म में पेश किए गए ख़यालात को अपने अल्फाज में लिखिए। यानी कि वो अल्फाज जो ख़यालात नज़्म में पेश किए गए, अभी मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था, है ना, कि तो उसी चीज़ को यहाँ पे आपको लिखना है कि किस तरह से इन्होंने पेश किया कि भाई अमन और सुकून था अंग्रेज़ों के आने से पहले और अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हालत हो गई। लास्ट में आपका मसनवी से लिया गया है कि भाई मसनवी का खुलासा बयान कीजिए कि क्या खुलासा था मसनवी का। तो यहाँ पे आपको मसनवी का खुलासा भी दे दिया है मैंने, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का सिलेबस, जो कि उम्मीद करती हूँ कि भाई आपको मदद करेगा किस में, बोर्ड के एग्ज़ाम में। अब आपको अगर ये वीडियो मिल चुकी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपना 31 मई को जो एग्ज़ाम है उर्दू का उसे अच्छे से कर सके। ठीक है,
इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब आप लोग पास हो चुके होंगे खैर, लेकिन कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी मैं इसको सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाऊँ। फ़िलहाल आप लोग इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। 31 से पहले एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो हम बना देंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स को लिया जाएगा और उनको क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।